स्टूडेंट्स, आज इस फोर चैप्टर का जो बेसिक टॉपिक है, यानी आपने जो टॉपिक की हेडिंग चैप्टर की हेडिंग भी पढ़ी थी, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो वो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका उस टाइम भी मैंने बेसिक नेम बताया था। जिसका बुनियादी नाम है वो क्या है जी, टॉर्क है, या दूसरा नाम है मूवमेंट ऑफ फोर्स। अब होता क्या है कि अक्सर आप देखते हैं कि हमने फुटबॉल को हिट किया तो वो स्ट्रेट मूव करता है एक लाइन की फॉर्म में। अब बाइक चलाते हैं, कोई भी मूविंग व्हीकल है, इंजन की वजह से आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो बॉडी एक लीनियर मोशन, एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में हरकत कर रही है। लेकिन बाज़ दफ़ा आप किसी भी बॉडी से काम लेने के लिए उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि उस बॉडी के अंदर टर्न पैदा हो जाता है। ठीक है, जिस तरह बिल्कुल एक सिंपल सी एग्जांपल, आप रूम में इंटर होते हैं, घर में इंटर होते हैं तो डोर की है। ठीक है, कि डोर की क्या एग्जांपल है आपके पास कि डोर के आप हैंडल पे एक फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से अगर ये आपके पास डोर का, मैं सिर्फ हैंडल वाला पॉइंट शो करूं तो इस पर आप फोर्स लगाते हैं तो आप देखेंगे कि ये एंड फिक्स रहेगा, डोर इस तरह आपके पास मूव करेगा इनसाइड, और अगर आपने क्लोज करना है तो आप इसको यूँ पकड़ के वापस मूव करवाएंगे। तो इस स्ट्रेट लाइन के गिर्द जहाँ पर उसको आपने जॉइंट दिया हुआ, एक वर्ड है यहाँ पर उसने लिखा होगा हिंज, यानी जहां पर आपने उसको जोड़ा हुआ है, वेल्ड किया हुआ है, सपोर्ट दी हुई है। ठीक है, तो ये जो उसको सपोर्ट वाली साइड है उसके गिर्द जो है वो डोर आपके पास क्या करेगा, मूव करेगा। यानी अगर मैं आपको ये डस्टर की मदद से दिखाऊं तो ये डस्टर अगर डोर हो तो आप इसके हैंडल पे यहाँ पे कहीं फोर्स लगाएंगे तो ये यूँ मूव करेगा अपनी फिक्स जगह पे, या आपके पास आप वापस फोर्स लगाते हैं तो ये आपके पास यूँ मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह एक और डायग्राम मैंने आपको दिखाई हुई है, स्पैनर, जिसको रेंच, चाबी हम आप अपनी डेली लाइफ के अंदर बोलते हैं। इसकी मदद से भी क्या होता है कि इसके सेंटर में कोई आपके पास नट है मिसाल के तौर पर, तो आप क्या करते हैं, नट, कोई नट है उसको टाइट करते हैं, टाइटन जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसको क्लोज करते हैं या लूज करते हैं, ओपन करते हैं। तो ये नट को जब आपने ओपन करना है या क्लोज करना है, आपने क्या करना है, एक फोर्स को इस एंड पे अप्लाई करना है, एक फोर्स आपने लगानी है। ठीक है, कोई भी एग्जांपल अगर आप ले लें तो आप इसको फोर्स लगाएंगे नीचे की जानिब तो ये टाइट होना शुरू हो जाएगा इस तरह। ठीक है, यहाँ से फोर्स आपने यूँ लगाई तो ये टाइट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अपर डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो ये लूज होना शुरू हो जाएगा। तो मैं बता ये रहा हूँ आपको कि आपकी डेली लाइफ में ऐसी कई एग्जाम्पल हैं जिसके अंदर आप फोर्स लगाते हैं तो वो लीनियर मोशन नहीं करती, बल्कि उनमें क्या होता है, एक टर्न पैदा हो जाता है, घुमाव पैदा हो जाता है। क्या पैदा हो जाता है जी, एक घुमाव सा, एक टर्न पैदा हो जाता है। उसको हम बोलते हैं टॉर्क या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। एक और बड़ी कॉमन सी एग्जाम्पल है टैप की, टैप, नल। ठीक है, उसके ऊपर भी आप फोर्स लगाते हैं तो वो टर्न लेता है। तो डेली लाइफ में आपको ऐसी कई एग्जांपल मिल जाएंगी जिसके ऊपर आप फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है कि वो चीज़ टर्न लेती है। तो वो जो इफ़ेक्ट पैदा होता है फोर्स के लगने की वजह से, उस मूवमेंट को हम टॉर्क बोलते हैं। हेडिंग दूसरी भी देखें, फोर्स की वजह से पैदा होने वाली मूवमेंट, और कैसी मूवमेंट, लीनियर ना हो, टर्न पैदा हो। ठीक है, तो वो आपके पास क्या है जी, टॉर्क। तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले लिख लेते हैं। टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या है जी, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स। यानी कि दूसरी हेडिंग पे गौर करें, मूवमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स की वजह से पैदा होने वाली मूवमेंट। लेकिन फोर्स की वजह से लीनियर मूवमेंट भी हो सकती है, लेकिन ख़ास नाम ये किसको दिया गया है, जब टर्निंग इफेक्ट हो, टैब की तरह रोटेशन हो, डोर की तरह रोटेशन हो। ठीक है, आपके पास स्पैनर की तरह, रेंच की या चाबी, जो आप इसको जिस नाम से आप जानते हैं, उसकी तरह अगर उसके अंदर टर्न पैदा हुआ तो उस टाइम हम क्या कहेंगे, ये फोर्स क्या प्रोड्यूस कर रही है, टॉर्क पैदा कर। तो ये है जी आपके पास टर्निंग इफेक्ट या टॉर्क।
अब इसके अंदर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको पढ़ने के बाद हम इसकी एक मैथमेटिकल डेफिनेशन भी कर लेंगे और उसका फार्मूला भी ड्राइव कर लेंगे कि टॉर्क का फार्मूला क्या है। और फार्मूला हमेशा उन चीज़ों पे कंसिस्ट करता है जिन चीज़ों पे टॉर्क जो है वो क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, या वो क्वांटिटी डिपेंड करती है फार्मूले में, वही चीज़ें होंगी। ठीक है, तो वो क्वांटिटीज़ भी फाइंड हो जाएंगी कि हम देखेंगे कि टॉर्क किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, और दूसरा हम ये भी फाइंड कर लेंगे इसका फार्मूला क्या है। तो सबसे पहले जो होगी आपकी बुक के अंदर वो होगी रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी, ठीक है। अब रिजिड बॉडी क्या है, इधर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, स्पेशल टाइप ऑफ सॉलिड। लिक्विड गैसेस तो सोचना ही नहीं ना, मैटर की जो आम 3 फॉर्म्स आपको पता होंगी, वैसे तो आपने फर्स्ट चैप्टर में प्लाज्मा भी पढ़ी है, लेकिन लिक्विड गैसेस तो हैं ही नहीं। सॉलिड में से भी एक ख़ास टाइप का नाम जो है वो क्या है जी, रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी क्या है, जिस तरह ये मार्कल है, ठीक है, तो आपके पास इसके ऊपर, अब इसमें देखें ज़रा, इसमें ये डी शायद आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा हो, ठीक है, नहीं नज़र आ रहा तो ये कैप देखें, ये भी आपके पास ब्लैक कलर की, इधर से इसका एंड भी ब्लैक कलर का है। अब नॉर्मल फोर्स लगाने से क्या इन दोनों में डिस्टेंस चेंज हुआ? मैंने फोर्स लगाई, अगर थोड़ा बहुत ये कैप इधर वाला एंड वाला लूज़ हुआ तो वो थोड़ा टाइट हो जाएगा, ये थोड़ा लूज़ हुआ तो ये टाइट हो जाएगा। ये नहीं कि इनके दरमियान में अच्छा खासा डिस्टेंस चेंज हो, ठीक है। लेकिन यही अगर आपके पास कोई नरम सॉफ्ट प्लास्टिक होता, कोई सॉफ्ट स्प्रिंग होता, तो आप एक स्प्रिंग को यहाँ से पकड़ के प्रेस करें तो उसने क्या करना था, प्रेस हो जाना था, ठीक है। तो उसके इस पॉइंट और इस पॉइंट में फासला किस तरह चेंज होना था, मे भी उसका साइज छोटा होके इतना रह जाए। तो हर सॉलिड आपके पास रिजिड नहीं है। सॉलिड की वो ख़ास टाइप जिसमें जो है उसके 2 एटम्स के दरमियान में डिस्टेंस जो है वो चेंज ना, नॉर्मल फोर्स अप्लाई करने से, ठीक है। अगर आप इसको किसी बुलडोज़र या और किसी भी फोर्स ज़्यादा अप्लाई करने वाली मशीन में रख के इसको देखें तो वो प्रेस कर देगा इसको, लेकिन हम नॉर्मल फोर्स की बात कर। एक और एग्जांपल देख लें, डोर की ले सकते हैं, इस बोर्ड पे ले सकते हैं। ये एक मैंने पॉइंट ड्रॉ किया, इसको मैंने ए का नाम दिया, एक पॉइंट ड्रॉ किया, इसको बी का नाम दिया, ठीक है। अब इसके दरमियान में आपके पास कभी भी डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। आज देखें, कल देखें, परसों देखें, पूरी 9th आपकी गुजर जाए, उसके बाद भी देखें तो इन दोनों का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी आपके पास रिजिड बॉडी हो। तो डेफिनेशन क्या होती है कि हर बॉडी छोटे छोटे एटम्स और पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। if the distance between two particles of the body remains same, दिस इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। जगह थोड़ी आगे पूरी वर्डिंग आप कर लेंगे कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ द, या 2 पॉइंट्स लिख दें या 2 पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी रिमेन्स सेम, कि किसी भी बॉडी के 2 पॉइंट्स या पार्टिकल्स का डिस्टेंस अगर चेंज नहीं होता तो हम उसे क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी, ठीक है। एक और वर्डिंग भी लिख लें कि इफ़ no deformation produce in body by applying force, कि फोर्स अप्लाई करने से, जिस तरह ये मैंने मार्कल की आपको एग्जांपल दी कि फोर्स अप्लाई करने से उसकी शेप चेंज ना हो तो उसको भी हम रिजिड बॉडी कहते हैं। ये 2 तरह की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, ठीक है। रिजिड बॉडी क्या है कि उसके 2 पार्टिकल्स का दरमियानी फासला चेंज ना हो, या डिफॉर्मेशन का मतलब होता है बिगाड़, तब्दीली, चेंज, या आप फोर्स अप्लाई करें
और उसके अंदर डिफॉर्मेशन ना पैदा हो, तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी। नेक्स्ट आपके पास है जी एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? जब भी कोई भी बॉडी फोर्स लगने के बाद रोटेट होगी तो आप लाजमी देखेंगे कि वो किसी एक स्ट्रेट लाइन या पॉइंट के गिर्द रोटेट हो रही हो। जिस तरह ये मैंने क्यों ख़ास नाम दिया हिंज, जोड़, जॉइंट, जहाँ पर आपने उसको सहारा दिया हुआ है, ठीक है। डोर हमेशा इस फिक्स पॉइंट हिंज या जॉइंट के गिर्द ही रोटेट करेगा। आप इसको फोर्स लगाएंगे, ये कभी भी किसी और पॉइंट के गिर्द जाके मूव नहीं करेगा। जो स्ट्रेट लाइन मैंने लगाई है उसके ऊपर जॉइंट हिंज लिखा हुआ है, इसके गिर्द ही रोटेट करेगा। इसी तरह ये स्पैनर जो है, ये जो नट है, इसके गिर्द ही घूम सकता है। ये नट समझें, और यहाँ पर आपने एक स्पैनर लगाया तो चाहे आप इसको नीचे को घुमाएं, चाहे इसको आप ऊपर की तरफ, इसको क्लॉकवाइज और इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो क्लॉकवाइज घुमाएं या इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, वो घूमेगा सिर्फ इसके गिर्द ही, इस नट के गिर्द ही, ठीक है। और फैन की एग्जांपल आपके पास क्लास में, जो फैन है उसके 3 विंग हैं, लेकिन उसके बावजूद उसने इस सेंट्रल रॉड के गिर्द ही तीनों विंग्स ने, तीनों परों ने रोटेट कर। तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन या एक पॉइंट होता है जिसके गिर्द बॉडी रोटेट करती है। जो भी बॉडी रोटेट कर रही है, जिस तरह अर्थ है, अर्थ भी रोटेट कर रही है, लेकिन वो एक फिक्स पॉइंट के या फिक्स एक्सिस के लाइन के गिर्द मूव कर रही होगी, उसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। That straight line about which, सिर्फ बॉडी भी लिख सकते हैं, रिजिड बॉडी भी लिख सकते हैं, अबाउट विच बॉडी कैन रोटेट। वो स्ट्रेट लाइन जिसके गिर्द कोई बॉडी रोटेट कर सकती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। डोर के केस में ये स्ट्रेट लाइन है, स्पैनर के केस में जो मैंने नट बनाया, ये नट के गिर्द ही आपका स्पैनर जो है वो रोटेट कर सकते। तो नट ही असल में एक्सिस ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट है आपके पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब फोर्स तो हमें पता है, ठीक है। जो कोई पर्सन एक्शन परफॉर्म करता है और वो एक्शन किसी दूसरी बॉडी में चेंज ले आए या लाने की कोशिश करें, हम उसे फोर्स बोलते हैं। यानी इस मिसाल के अंदर जो इस हैंडल पे मैं लगाऊंगा वो आपके पास, या डोर नॉब भी बोलते हैं इसको, इस नॉब के ऊपर मैं लगाऊंगा, उसको हम क्या बोलेंगे? फोर्स। ठीक है। तो आपके पास ये स्ट्रेट लाइन क्या है जी? इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स में आपको बता रहा था। तो फोर्स हम इस हैंडल पे जो लगा रहे हैं, ये जो मैंने एरो के लाइन शो की हैं, उसको हम फोर्स बोलते हैं। तो लाइन का मतलब वो लाइन जिसमें आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसको हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बोलते हैं। अच्छा जी, तो फिर जिस लाइन में आप फोर्स अप्लाई करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। दैट स्ट्रेट लाइन in which force acts, वो स्ट्रेट लाइन जिसमें फोर्स एक्ट करती है उसे हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बोलते हैं। दैट स्ट्रेट लाइन जिसके अंदर फोर्स एक्ट कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी? टूवर्ड बोर्ड, यानी बोर्ड की तरफ, या अगर आप इसको पुल करना चाहते हैं तो अवे फ्रॉम द बोर्ड। ठीक है, ये डोर है तो यहाँ से अगर मैं अपनी जानिब पुल करूँगा, ठीक है, यहाँ से मैं अपनी जानिब पुल करता हूँ तो फोर्स की डायरेक्शन मेरी तरफ, वो स्ट्रेट लाइन।
और अगर बोर्ड की तरफ होगा तो हम उसको जो है टूवर्ड बोर्ड जो है उसको शो करेंगे। तो यहाँ पर उसे बोर्ड की तरफ तो नहीं शो किया जा सकता, मैं इसको ये डायरेक्शन शो कर देता हूँ, यानी ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये अपवर्ड नहीं है, ये बोर्ड की तरफ है। ठीक है, और इधर देखें स्पैनर को यहाँ आप ऊपर की जानिब एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लगा रहे हैं तो ऊपर की जानिब, यहाँ क्लॉकवाइज डाउनवर्ड। ठीक है जी, तो एक लास्ट क्वांटिटी आपके पास रह गई मोमेंट आर्म। क्या क्वांटिटी रह गई है जी? मूवमेंट आर्म। मूवमेंट का मतलब हरकत देना और आर्म मीन्स बाजू, यानी हरकत देने वाला बाजू। लेकिन ये क्या चीज़ है? ये असल में आपके पास एक डिस्टेंस का नाम है। किस चीज़ के दरमियान में? जहाँ पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा, और कैसा होगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा और किस किस के दरमियान में होगा? जहाँ पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी दोनों मार्कर को मैं अगर यूज़ करूँ तो ये आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये आपके पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो इन दोनों के दरमियान में ये जो डिस्टेंस होगा, जिसको मैं ये शो करता हूँ, ये ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगा जिसको मैं L कहता हूँ, ये है जी आपके पास मोमेंट आर्म। ठीक है जी, इस केस में ये फोर्स लग रही है, ये आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये आपके पास फोर्स, तो ये होगा L, यानी मोमेंट आर्म। क्लियर हो गया जी? तो जिसकी डेफिनेशन क्या होगी? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between axis of rotation and the perpendicular distance between axis of rotation, और वो दूसरा क्या जी? फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। अभी जितने मैंने पॉइंट्स बनाए हैं ये सब ज़रूरी है। टॉर्क प्रोड्यूस होता है रिजिड बॉडीज़ के अंदर, डोर रिजिड बॉडी है, देखें यहाँ पर F का डॉट निशान है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। क्या इनमें डिस्टेंस चेंज हो रहा है? कभी नहीं चेंज होगा, हैंडल अपनी जगह पे फिक्स है। वो एक्सिस जहाँ पर आपने वो जॉइंट दिया हुआ है, उसको जो है कब्जे लगाए हुए हैं, वेल्ड किया हुआ है, वो आपके पास डिस्टेंस कभी नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो रिजिड बॉडी है, स्पैनर एक रिजिड बॉडी है, टैब नल की एग्जांपल दी, वो भी आपके पास एक रिजिड बॉडी है, स्टीयरिंग की एग्जांपल भी ले सकते हैं, वो भी आपके पास रिजिड। ठीक है, तो रिजिड बॉडीज़ के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो भी बॉडी आपके पास टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है वो लाजमी किसी एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही होगी। फिर आपके पास है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी उस पर फोर्स एक्ट करेगी तो उसके अंदर जो है वो आपके पास जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस होगा। लास्ट जो है मोमेंट आर्म, वो अभी आपको तो नहीं पता होगा, लेकिन अभी हम लास्ट जो है वो टॉपिक जो फाइनलाइज करने लगे उसमें देखेंगे कि मोमेंट आर्म का भी बड़ा रोल है। ठीक है, अब इसको यहाँ से मैं रेज करके तो एक मैथमेटिकल फॉर्म और साथ में हम फार्मूला कंप्लीट करते हैं। तो आपके पास टॉर्क जो है उसको मैथमेटिकली इस टी से नहीं, टी से मिलता जुलता एक ग्रीक सिंबल है जिसको टा आपने पढ़ना है, टा से शो किया जाता है। ठीक है जी, अब हमने देखा कि टर्निंग टॉर्क जो है इसका दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी उस बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट करेगी तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा? टॉर्क पैदा होगा, उसके अंदर मूवमेंट पैदा होगी। तो पहली चीज़ क्या साबित हो रही है कि फोर्स एक्ट करेगी तो उसके अंदर टॉर्क पैदा होगा। ठीक है जी, क्लियर है? तो इसलिए हम क्या लिखेंगे कि टॉर्क आपके पास किस पे डिपेंड कर रहा है? फोर्स पे। ठीक है, तो मोर फोर्स
मोर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस या मोर टॉर्क प्रोड्यूस, लेस फोर्स लेस टॉर्क प्रोड्यूस। ठीक है, आप इस डोर के ऊपर तेज़ी से फोर्स लगाते हैं तो तेज़ी से ओपन हो जाएगा, टॉर्क तेज़ी से पैदा होगा। ठीक है, मूवमेंट ज़्यादा होगी, मूवमेंट ऑफ फोर्स ज़्यादा होगी, फोर्स कम अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर टॉर्क भी कम पैदा होगी, यानी मूवमेंट कम पैदा होगी। दूसरी चीज़, अब ये दो डायग्राम मैंने क्यों बनाई थी, ये भी स्पैनर है आपके पास और ये भी आपके पास स्पैनर है, इसकी लेंथ कम है, इसकी लेंथ ज़्यादा। अब लेंथ का असल मतलब क्या है, लेंथ का असल मतलब है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैंने बताया एक्सिस ऑफ रोटेशन नट के केस के अंदर नट ही है, असल में नट के गिर्द ही दूसरे स्पैनर ने इस तरह आपके पास मूव करना है। ठीक है, रोटेट करना है। तो अगर आपके पास लेंथ कम होगी तो इसका मतलब है मोमेंट आर्म कम होगा, और अगर आपके पास लेंथ ज़्यादा हो गई तो मोमेंट आर्म पहले से बढ़ गई। ठीक है, एक कम लेंथ वाला स्पैनर लें, एक ज़्यादा लेंथ वाला स्पैनर लें, यानी दूसरे अल्फाज में क्या कहूँ कि एक ऐसा स्पैनर है जिसमें मोमेंट आर्म कम है और दूसरा जो स्पैनर है उसके अंदर मोमेंट आर्म ज़्यादा है। अब फ़र्क क्या होगा, जिसकी लेंथ कम होगी या कहने जिसका मोमेंट आर्म कम होगा उससे किसी भी नट को टाइट और लूज़ करना डिफ़िकल्ट है। ठीक है, और जिस स्पैनर की, जिस रेंच की आपके पास लेंथ ज़्यादा है, आप देखेंगे किसी भी नट को उसकी मदद से आसानी से ओपन या क्लोज किया जा सकता है। तो इसका मतलब मोमेंट आर्म ज़्यादा हुआ तो टॉर्क ज़्यादा पैदा हो रहा है, और अगर मोमेंट आर्म कम हुआ तो टॉर्क आपके पास क्या हो रहा है, कम पैदा हो रहा है। ठीक है जी, इसको इधर भी देख सकते हैं आप, हैंडल जो है बिल्कुल ऑपोजिट किनारे पे क्यों लगाते हैं। ठीक है, जो आपके पास डोर नॉब भी है या हैंडल है उसको हम एक्सिस से ऑपोजिट किनारे पे क्यों लगाते हैं, दूर से दूर लगाते हैं। ठीक है, उसको प्रैक्टिकली आप परफॉर्म करें, आप दरवाजे को यहाँ से पुश या पुल ना करें, बल्कि क्या करें, यहाँ पे कहीं फोर्स लगाएं। तो अगर आपके पास बहुत भी फ्री दरवाज़ा हुआ, डोर हुआ, आपसे वो आसानी से ओपन या क्लोज, दोबारा मैंने कहा यहाँ से मिड पे या मिड से भी पीछे, बिल्कुल जहाँ पर आपने दरवाज़ा वेल्ड किया उसके करीब आकर या दरमियान में आके आप फोर्स लगाएं तो आप महसूस करेंगे कि मुझे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है, वरना डोर में टर्न टॉर्क पैदा नहीं होगा। तो इस केस में भी जब आप एक्सिस के करीब आए तो क्या चीज़ कम हुई है, असल में मूवमेंट आर्म कम हुआ, और जितना आप एज पे जाएंगे मूवमेंट आर्म उतना बढ़ेगा। तो मूवमेंट आर्म ज़्यादा तो आपके पास जो है वो टॉर्क भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और मोमेंट आर्म कम होगा तो टॉर्क भी कम। तो आपके पास फिर टॉर्क किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, F इंटू एल। ठीक है, फोर्स और मोमेंट आर्म पे। ठीक है, ज़्यादा फोर्स तो ज़्यादा टर्न, ज़्यादा मोमेंट आर्म तो ज़्यादा टॉर्क। अब इसका SI यूनिट आप देखें क्या होगा, हर क्वांटिटी में ये दो चीज़ें लाजमी पढ़नी होती हैं, यूनिट क्या है और उसका जो है वो स्केलर है या वेक्टर। फोर्स का यूनिट न्यूटन, लेंथ का यूनिट मीटर, तो इसका SI यूनिट आपके पास क्या है जी, न्यूटन मीटर। और ये आपके पास कौन सी है जी, वेक्टर क्वांटिटी। क्या है जी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।